रख हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ राह के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों, आज युवाणी में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने इन पंक्तियों को सच में साबित कर दिया है। बैतूल ज़िले का गौरव बढ़ाने वाली रोशनी पवार जी, जिनका हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयन हुआ है। मैम, आपको चयनित होने के लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। रोशनी जी, जी सर। आपकी इस सफलता की खबर ने पूरे बैतूल ज़िले को गर्व महसूस कराया है। आप अपने शब्दों में हमें बताइए कि ये अचीवमेंट आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जी सर, बिल्कुल सर। जैसे ही मैंने अपना नाम लिस्ट में देखा और मेरे परिवार को बताया कि मेरा चयन हो गया है, और उसी प्रकार पूरे बैतूल में, जैसे कि मेरी कर्मभूमि भी बैतूल ही रही है, मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन बैतूल से की है। यहीं पर मैं अपने गेम्स के साथ जुड़ी रही, और जब ये रिज़ल्ट आया तो सिर्फ मेरे गांव में ही नहीं, मेरी तहसील और पूरे मेरे ज़िले में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और ये रिज़ल्ट हम सब के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे गुरुजनों के लिए और मेरे कोच के लिए और हमारे पूरे बैतूल ज़िले के बच्चों के लिए, आगामी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। जब रिज़ल्ट आया और फिर आपने उसमें अपना नाम देखा तो क्या रिएक्शन था आपका। चूँकि मैं खाना बना रही थी जब रिज़ल्ट आया था, और 1 घंटे के बाद जब मुझे फ़ोन मिला और देखा, तो मेरे बहुत सारे जो ख़ास दोस्त लोग थे जिन्हें पता था कि मैंने इस बार का इंटरव्यू दिया है, उन लोगों के मैसेजेस आ चुके थे, कॉल्स आ चुकी थी, शुभकामनाएँ उन्होंने दे चुकी थी। और फिर मैंने अपने घर में बताया तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, और उनको एक लगा कि नहीं, जो हमने पूरे परिवार ने जो इतना संघर्ष किया था 8-9 सालों का, आज उसका रिज़ल्ट उसका आ गया। आज उसका फल मिल गया। और एक नए लोगों के लिए, नए अभ्यर्थियों के लिए, जो मेरे पिछले साथी थे, उन्होंने कहीं न कहीं प्रिपरेशन छोड़ दी थी, उनको फिर से इस रिज़ल्ट ने सक्रिय कर दिया कि नहीं, गाँव से भी सिलेक्शन होते हैं, समय लगता है लेकिन एक न एक दिन सिलेक्शन हो जाता है, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। लग करके मेहनत करते जाइए, सफलता एक ना एक दिन ज़रूर हासिल जी होगी। सर, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो आपको समर्पण और त्याग की डिमांड करती है। बिल्कुल। रोशनी जी, आप एक किसान परिवार से आती है, तो फैमिली सपोर्ट कैसा रहा आपके लिए थ्रू आउट दी जर्नी। जी बिल्कुल कार्तिक जी, मुझे फैमिली का जो सपोर्ट है वो भरपूर मिला, और ये यात्रा या एमपीपीएससी का जो सफ़र है वो बिना परिवार के सपोर्ट के पूरी नहीं हो पाती है। आपको परिवार से हर प्रकार का सपोर्ट मिलता है, चाहे आर्थिक हो या किसी प्रकार का सामाजिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, हर तरह का सपोर्ट आपको चाहिए होता है। चूँकि मैं एक महिला अभ्यर्थी थी, तो मेरे ऊपर शादी का दबाव काफ़ी समय से आना शुरू हो गया था, जब से मैंने प्रिपरेशन प्रारंभ की थी। इस दबाव को मेरे तक न पहुंचने देने वाली जो दीवार थी, वो परिवार थी। जो आर्थिक रूप से मुझे सशक्त बनाए रखते थे इस परीक्षा के दौरान हर पड़ाव पर, वो मेरा परिवार ही था। और एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करता था कि यदि आपका अंततः सिलेक्शन नहीं भी होता है, फिर भी हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं, आपकी असफलता में खड़े हैं। तो आपको इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना होता है कि इस परीक्षा की तैयारी में अगर आप असफल हुए, तो फिर आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे। वो प्रेशर कहीं न कहीं मेरे परिवार ने अपने ऊपर ले लिया था, और मुझे बिना तनाव के इस परीक्षा की तैयारी करने का अवसर हर बार दिया। मतलब फैमिली सपोर्ट आपको बहुत अच्छा रहा, फैमिली ने आपको एज अ शील्ड प्रोटेक्ट किया कि जो भी अगर समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कोई जी अगर प्रेशर कार्तिक जी। प्रेशर डाल रहा है तो वो उन्होंने खुद अपने तक के रोक लिया और आप तक वो बात ना आने दी। जी। रोशनी जी, जैसे बात करने पे आपसे पता लगा कि आपने आपकी प्रिपरेशन बैतूल मुल्ताई में रहते हुए सेल्फ स्टडीज़ पर फोकस करते हुए की, तो उस टाइम क्या बड़े हर्डल्स आए, आपने उनसे कैसे डील किया। मैंने जो अपनी तैयारी है वो बैतूल ज़िले में प्रारंभ की थी। एक एक्साइज़ ऑफ़िसर थे मिस्टर अशोक महोरे जी, उनके सुपरविज़न में मैंने 2 साल कोचिंग की थी बैतूल ज़िले में। इसके बाद मैं अपने घर चली गई थी, अपने गाँव ग्राम रिधोरा में, जो कि मुल्ताई तहसील का एक छोटा-सा गाँव है। वहाँ पर अपनी अधिकांश प्रिपरेशन की। तो यहाँ पर चैलेंजेस ये थे कि मुझे वो माहौल नहीं मिल रहा था जो इंदौर में, ग्वालियर में, जबलपुर में या भोपाल में जैसे बड़े शहरों में बच्चों को मिलता है। उसके लिए मैंने ये किया था कि अपने रूम में इस प्रकार का माहौल बना लिया था जैसे रूम बड़े शहरों में होते हैं,
और उसी प्रकार के अनुशासन से प्रिपरेशन की जैसे बड़े शहरों में लाइब्रेरी में की जाती है। हर्डल्स बहुत ज़्यादा नहीं थी मेरे साथ, स्वास्थ्य की ही हर्डल सबसे बड़ी आई। वैसे कोई एकेडमिक्स में कोई हर्डल्स नहीं थी बड़ी। तो रोशनी जी, जैसे अभी आपने हर्डल्स की बात करी और आपको जी। हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा रहे, तो अक्सर होता है हेल्थ इश्यूज होने के बाद हिम्मत टूट जाती है, व्यक्ति टूट जाता है, मेंटली भी फिजिकली भी, और फिर वो पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं आती है। जी, बिल्कुल। तो आपने दोनों को कैसे संभाला? जी कार्तिक जी, चूँकि एमपीपीएससी हो या कोई भी सिविल सेवा की तैयारी हो, ये एक मैराथन होती है। इसमें हमें बहुत लंबे समय तक तैयारी करनी होती है, बैठकर पढ़ना होता है और कहीं न कहीं हम अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ कि मेरे पहले ही अटेम्प्ट में कोविड आ गया था। कोविड के दौरान तो मैं स्वस्थ थी और काफ़ी अच्छे से उत्साह के साथ तैयारी भी की, क्योंकि पहला अटेम्प्ट था, वो जुनून बहुत अलग ही होता है। नया जोश रहता है कि नहीं, पहली बार एग्जाम पहली फाइट बार ही डीसी लेना है और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की, लेकिन जब उसका मेंस आया था, तब मेरे साथ स्वास्थ्य समस्या आ गई और मुझे एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोज हो गया। और वो एक गंभीर रोग था जहाँ हर साल करीब 15 लाख लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उस लड़ाई से लड़ना मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था। 1 साल लगभग मुझे टीबी को रिकवर करने में, डॉट्स कंप्लीट होने में लग गए। उसके बाद भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे, लेकिन उस दौरान मैंने प्रिपरेशन प्रारंभ कर दी थी, क्योंकि अब मुझे उतनी तकलीफ़ नहीं थी। तो जितना हो सके, वो एक कहावत है कि यदि आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़ो, और अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलो, अगर आप चल नहीं सकते तो आप रेंगो। तो मेरे साथ वैसी स्थिति थी कि मैं चल नहीं सकती थी, लेकिन मैं बेड पर थी और मैंने बेड पर रहते हुए जितनी प्रिपरेशन हो सकी उतनी की। और दूसरी बार जब मुझे अपेंडिक्स हुआ, अपेंडिक्स की सर्जरी हुई मेरी, तब भी मैं हॉस्पिटल में थी और मैंने हॉस्पिटल में ये किया था कि मैं पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन मैं मैपिंग कर सकती थी। मेरे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं थी, तो मैपिंग वाला पोर्शन मैंने हॉस्पिटल में ही कर लिया था और बहुत इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि बहुत माइक्रो सेकंड्स में मैं कोई भी मैप बना लेती थी, कोई भी लोकेशन को डिनोट कर सकती थी। मतलब आपने टाइम को आपदा को अवसर में परिवर्तित आपदा को अवसर में परिवर्तित कर दिया और जितनी ऊर्जा और जितना समय मेरे पास था उसको भी मैंने यूटिलाइज कर लिया। बहुत खूब ढंग से आपने अपनी तैयारी करी है। जी कार्तिक जी। रोशनी जी, अक्सर जैसे बात करें तो यूपीएससी या एमपीपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तो ये जर्नी बहुत लंबी होती है, जी कार्तिक जी। और इस दौरान कभी थकान, निराशा, कभी फियर ऑफ फेलियर, तो ऐसे वक्त में किस चीज़ ने आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया? जी, जैसा कि मैंने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे ये लगा कि मैंने अभी अपनी क्षमता का तो उपयोग किया ही नहीं है। वो तो स्वास्थ्य मेरे साथ नहीं है। तो इस चीज़ ने मुझे एक बार मोटिवेट किया कि अब आपको अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना है। अब आपके पास शारीरिक क्षमता भी थी और मानसिक क्षमता भी थी। इन दोनों सामर्थ्य के साथ अब मुझे अटेम्प्ट देना था और ऐसा ही मैंने किया। 2021 का मेरा पहला ऐसा अटेम्प्ट था जहाँ मैं शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ थी, और वो परिणाम जो था वो मेरे लिए सकारात्मक था। उसने मुझे एक संदेश दे दिया कि जब आप स्वस्थ होते हो और अपनी पूरी क्षमता से, पूरी मेहनत और लगन से तैयारी करते हो, तब परिणाम जो है वो आपके पक्ष में होता है। आपने ज़्यादातर पढ़ाई घर से ही की है, जी तो इस सर। दौरान आपको सबसे अच्छा मार्गदर्शन और सपोर्ट किससे मिला? जी सर, मेरी पढ़ाई का अधिकांश हिस्सा मेरे गांव में, मेरे अपने घर में रहा है। तो इस दौरान जो मुझे गाइडेंस मिला, वो काफ़ी लोगों से मुझे गाइडेंस मिला। मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ली थी, प्रीलिम्स की हो या मेंस की हो। वहाँ पर मैं मेंस में क्वेश्चन पेपर आते थे, मैं लिखती थी, उनको स्कैन करके पीडीएफ सेंड करती थी। वहाँ से एक कोचिंग संस्थान मुझे इवैल्यूएट करके मुझे वापस से पीडीएफ सेंड करते थे। फिर मैं उसको एनालिसिस करती थी कि मेरी कमियाँ कहाँ हैं और स्ट्रेंथ कहाँ है। मैं अपनी कमियों में सुधार करती थी और हर रोज़ इस तरह इम्प्रूवमेंट होता गया। डेली आंसर राइटिंग मैंने काफ़ी की है, 1-2 सालों तक डेली आंसर राइटिंग की है जब जब मेंस रहे हैं। तो इस प्रकार मैंने अपनी तैयारी को ऑनलाइन के माध्यम से काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे कि बाहर के बच्चे या इंदौर या भोपाल के बच्चे करते हैं, वैसे ही मैंने अपने गांव से इस तैयारी को वैसे ही तरीके से किया। बस मोड जो था वो ऑनलाइन पीडीएफ आना जाना था। इतना बड़ा कंपटीशन है, आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी कैसी रही, टाइम मैनेजमेंट और फोकस की अगर बात करें,
तो आप क्या करती थी? फ़ोकस के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं बहुत सौभाग्यशाली रही। जैसे ही मैं अपने गाँव से बैतूल आई थी, हमारे बैतूल ज़िले में एक शासकीय कराटे कोच नियुक्त हुए थे, मिस्टर महेंद्र सोनकर। मैं उनके पास गई और कराटे सीखा मैंने। कराटे में एक इवेंट होता है काता, काल्पनिक लड़ाई। उस इवेंट को करने से फ़ोकस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते और मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है। और सर के पास लगभग मैंने 5 से 6 सालों तक कराटे सीखा है और कराटे सीखने की वजह से मेरी मेमोरी बहुत शार्प हो गई थी। मेरा फ़ोकस हमेशा बना रहता था, मैं बाहर की चीज़ों में उलझी नहीं, सोशल मीडिया से दूर रही और इस फ़ोकस ने मुझे अपनी पढ़ाई में प्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा मदद की थी। अच्छा, इस आपने जैसे अभी सोशल मीडिया की बात करी है, तो तैयारी के दरमियान आपने सोशल मीडिया से पूरा पूरा कनेक्शन दूर हो गए थे, या फिर टाइम टाइम पे उसका यूज़ किया, उससे कोई हेल्प मिली आपको, ऐसा कुछ हुआ था आप? जी, कार्तिक जी, शुरुआती दौर में मेरे पास स्मार्टफ़ोन नहीं था, कीपैड था, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था कि मैं अपनी प्रिपरेशन जब तक पूरी कर चुकी थी ऑफ़लाइन, तब तक मेरे पास सोशल मीडिया तक पहुँच नहीं थी। वो मैं एक बहुत अच्छा मानती हूँ अपने लिए और आगे जैसे सोशल मीडिया का ज़माना आया और जब मैं अपने गाँव से पढ़ रही थी और शहरों तक मेरी पहुँच नहीं थी, तब उस पहुँच को एक्सेस कराने में ऑनलाइन अच्छी-अच्छी कोचिंग संस्थान या अच्छे-अच्छे वीडियोज़ को देखने के लिए ये ऑनलाइन माध्यम मेरे लिए एक वरदान साबित हुए और इनका मैंने भरपूर सदुपयोग किया। सोशल मीडिया से पूरा कट ऑफ नहीं किया लेकिन हाँ, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इन सब से मैंने दूरी बना के रखी। लेकिन टेलीग्राम जैसा कि बहुत जाना-माना एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, वो मेरे लिए एक वरदान था पीडीएफ शेयर करने में या फिर मैं पीडीएफ भेजूँ या मुझे कहीं से पीडीएफ मिल जाए। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए ये एक बहुत बड़ा वरदान था हमारे लिए। लक्ष्य पाने के लिए कई सारे त्याग यानी सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं। जी। आपको ऐसी कौन सी चीज़ छोड़नी पड़ी ताकि आप अपने एम तक टिके रहें? जी, बिल्कुल कार्तिक जी। मुझे लगता है कि इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान मैंने वो खेल जिससे मैंने फ़ोकस्ड रहना सीखा था, जिसने मेरी मेमोरी को बहुत ज़्यादा शार्प कर दिया था, जिसने मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रखा था, वो गेम कहीं न कहीं छोड़ना पड़ा क्योंकि गाँव स्तर पर इस प्रकार की सुविधाएँ नहीं होती है। तो वो गेम मेरा छूट गया, हालाँकि मैं उसको फिर से रिज़्यूम कर लूँगी। वर्तमान में अब आप वित्त विभाग में सहायक संचालक पद पर चयनित हुई है। जी। इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखती है और इस पद पर रहते हुए आप समाज में किस प्रकार का योगदान देना चाहेंगी? जी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2024 में मेरा चयन वित्त विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर हुआ है। ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश सरकार के जो वित्त से संबंधित सभी कार्य है, वो कार्य इसी विभाग के माध्यम से किए जाते हैं। जो कार्य प्रणाली है वो सरल हो सके मेरे माध्यम से ये मैं सुनिश्चित करूँगी। इसके अलावा जो सैलरी है, बजट बनाना है, बिल पास कराना है, ये लगभग इस प्रकार के जो कार्य है ऑडिट करना, ये सब कार्य इस पद के माध्यम से किए जाते हैं और मैं इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित करूँगी कि जो वित्त संबंधी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, उसका वितरण वंचित वर्गों में न्यायपूर्ण हो सके, ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। अगर अभी कोई युवा अपने करियर को लेकर उलझन में है, तो आप उन्हें सबसे अहम ऐसी कौन सी सलाह देना चाहेंगी? जी, बिल्कुल कार्तिक जी, मैं भी जब पीजी कर रही थी मैथमेटिक्स से तब मैं इस उलझन में थी कि मैं पीजी मैथमेटिक्स से कर रही हूँ, क्या मुझे नेट देना चाहिए और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या पीएससी की तरफ जाना चाहिए, ऑफ़िसर बनना चाहिए या यूपीएससी करना चाहिए। तो इस प्रकार की तमाम उलझनें आती है एक युवा के मन में। इससे सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि कोई भी युवा सबसे पहले अपना इंटरेस्ट जाने कि उसकी रुचि किस क्षेत्र में है और इसके साथ ही वो अपनी योग्यता का भी आकलन करे कि क्या मेरी रुचि के अनुसार मैं उस योग्यता को रखता हूँ। इन 2 चीज़ों के आकलन करने के पश्चात वह किसी भी क्षेत्र का चुनाव करेगा। यदि रुचि भी है और योग्यता भी है तो निश्चित रूप से किसी भी क्षेत्र में उस युवा को सफलता ज़रूर मिलती है। तो दोस्तों, ये थी रोशनी पवार, जिन्होंने हमें सिखाया कि मुश्किलें चाहे कैसी भी हो, अगर हौसला और मेहनत साथ हो तो सफलता मिलकर ही रहती है। रोशनी जी, युववाणी में आप हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद
और आगे के सफ़र के लिए हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। जी धन्यवाद कार्तिक जी।